सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्वीकार कीजिए मन्नू बहुरिया और बुआ का नमस्कार। बुआ जी, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए आपके, आपको भी नमस्कार। खुश रहो खुश रहो। हाँ, ये बात तो है कि बहुत दिन हो गए जी कि मुलाकात नहीं हुई हम लोगों की। अलग अलग हम लोग सब श्रोताओं से मिल रहे थे, लेकिन जब बैठते हैं साथ में तो बात ही कुछ और होती है। तो सबके साथ अलग अलग रंग जमता है बातों का, बातें होती हैं, मस्ती होती है। हाँ। और तुम्हारी तो बात ही और है। देखा, हंस दिया भाई। हंसकर बात करने की जो कला होती तुमने है ना, बात कहाँ किया, केवल हंस दी तुम। अरे हाँ, तो यही तो कला है बुआ जी। मतलब ठीक है भाई, तुमसे आज हम सारी कलाकारी सीख लेंगे, क्योंकि भाई जो हंसकर बात करने की कला है उससे क्या क्या होता है वो बता देंगे आज। बिल्कुल जानेंगे, और श्रोताओं से भी। हालांकि बहुत सी बातें जो है हमारे श्रोताओं ने लिख भेजी है। और आज है विश्व डाक दिवस, तो ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं कि डाक दिवस है। हाँ। विश्व डाक दिवस है। और आज का दिन जो है वो सोमवार है, तो कथा सुधा का भी दिन है। हाँ, तो कथा सुधा में बुआ जी आज विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी की कहानी जो है ताई, उसका पहला भाग सुनेंगे। उसका पहला भाग सुनेंगे, पार्ट सुनेंगे। और एक और विषय आज हम लेकर हाजिर हैं, मुल्तानी मिट्टी और हमारा सौंदर्य। बिल्कुल। तो कैसे निखरता है। हाँ, हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा भी है कि अभी जो त्योहारों का समय आ रहा है तो चेहरे को तो चमकाना ही पड़ेगा। बारिश के बाद घर तो रंग पुत रहे हैं। हाँ। रंगाई हो रही है, पुताई हो रही है घरों की, लेकिन चेहरे के लिए क्या क्या प्रसाधन है घरेलू, उसके बारे में हम अक्सर चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले चर्चा कर लें कि हमारे जो संचार माध्यमों में ये सबसे महत्वपूर्ण जो है डाक विभाग, वो काम करता है। और विश्व डाक दिवस आज हम मना रहे हैं। बिल्कुल। और आज के दिन जो है मनाने के पीछे कारण है कि 9 अक्टूबर 1874 को बर्न, स्विट्जरलैंड में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का गठन हुआ था। इसलिए 9 अक्टूबर को चुना गया विश्व डाक दिवस के लिए। और हमारे साथी ने यही बात साझा करते हुए आगे लिखा है, जिसमें दुनिया के 22 देश शामिल थे। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन डाक विभाग और पोस्टल सर्विसेज के लिए काम करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय संस्थान था। बाद में साल 1969 में जापान की राजधानी टोक्यो में यूपीयू का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में यूपीयू के गठन दिवस यानी 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया गया, और भाई हम मना रहे हैं। बिल्कुल। और वो जी डाक व्यवस्था के इतिहास के बारे में अगर जाने तो भारत में पहली बार डाक व्यवस्था की शुरुआत जो हुई थी साल 1766 में हुई थी, और वॉरेन हेस्टिंग्स ने साल 1774 को कोलकाता में पहला डाकघर स्थापित किया था। 1852 में पहली बार चिट्ठी पर टिकट लगाने की शुरुआत हुई, और 1 अक्टूबर साल 1854 को महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला टिकट जो है वो जारी किया गया। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों और व्यवसाय के रोजमर्रा के जीवन में पोस्ट की भूमिका को लोग समझें, इसलिए किया जाता है। और विश्व सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के लिए भी जागरूकता लाना ये एक उद्देश्य है। बिल्कुल। और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के सदस्य देशों को राष्ट्रीय गतिविधियों को आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और इस दिन और सभी डाकघरों, मेल केंद्रों और डाक संग्रहालयों में नए डाक उत्पादों और सेवाओं के प्रचार भी शामिल हैं इसमें। तो भारत की बात करें, 1 जुलाई 1876 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बना, और इस सदस्यता को लेने वाला भारत एशिया का पहला देश है। वहीं 1 अक्टूबर 1854 में भारत सरकार ने डाक के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की, और स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 में की गई। मनी ऑर्डर सिस्टम की शुरुआत 1880 से हुई। ये एक छोटा सा इतिहास है ना। जी बिल्कुल। और अगर हम बात करें कि भारतीय सीमा के बाहर भारत का पहला जो डाकघर है वो है दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका, जिसकी स्थापना 1983 में की गई।
और इस समय तो संचार क्रांति के बाद व्यक्तिगत चिट्ठियां तो कम हो गई, लेकिन फिर भी स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर, डाक बैंकिंग सेवा, पीपीएफ के जरिए हम भारतीय डाक सेवा का लाभ अभी भी उठा रहे हैं। और वैसे बहुत सस्ती ये सेवाएं हैं। और हमारे बहुत सारे साथियों ने अपनी जो बातें लिखकर भेजी हैं उसको थोड़ा सा बता दें कि इन्होंने लिखा है कि विश्व डाक दिवस की अपेक्षा अब तो नेट के युग में जहां ऑनलाइन संदेश लिए और दिए जा रहे हैं, ऐसे में कोई विशेष उपयोगिता नजर तो नहीं आती, किंतु पूरी दुनिया को ही मुट्ठी में कर लेने के युग में इसका वैश्विक दिवस मनाया जा रहा है। तात्पर्य ऐसे में भी इसकी उपयोगिता वैश्विक स्तर पर बनी हुई है। फिर इसका तात्पर्य यह है कि विश्व स्तर पर अभी भी शिक्षा का घोर अभाव है। देखें आज के दिन इस परिप्रेक्ष्य में और क्या हो रहा है। भाई एक ऐसा है कि शिक्षा का घोर अभाव बिल्कुल आप नहीं कह सकते। जो लोग अगर कोई काम अगर धीमी गति से कर रहे हैं या उनके पास कम पैसे में अच्छा प्रभावी काम करना चाहते हैं, तो इसमें शिक्षा जैसी कोई बात नहीं आती है। जरूरी नहीं कि हम आधुनिक सब तकनीकों का प्रयोग करें, यह हमारी अपनी जरूरत, हमारी अपनी इच्छा और इस पर निर्भर करता है। बिल्कुल बुआ जी, इसी कारण डाक सेवाओं में भी कई सुधार किए गए हैं, जैसे कि तेज डाक वितरण के जरिए 1972 में पिन कोड की शुरुआत की गई। साथ ही 1994 में मेट्रो ईपीएस वीसेट के जरिए मनी ऑर्डर भेजा जाने लगा ताकि फास्ट बहुत आसानी से और होता भी है। जी। और डाक विभाग को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं, जैसे कि सेवा में सुधार के लिए प्रोजेक्ट एरो करके एक प्रोजेक्ट है वो बनाया गया है। नेटवर्क सुधार के लिए MNOP जो है योजना बनाई गई है। चिट्ठियों की तेज छटनी के लिए स्वचालित डाक प्रोसेसिंग केंद्र बनाया गया है। तो बहुत सारे हैं, इसमें भी प्रयोग हो रहे हैं और इसकी जो गति है वो भी बढ़ाई गई है। हमारे साथी जैसा लिख रहे हैं ऐसा नहीं है, ठीक है, बहुत सारे काम इससे होते हैं, लेकिन बहुत सारे काम अभी भी इससे करने पड़ते हैं। डाक विभाग की अपनी महत्ता है। रजिस्ट्री पार्सल के साथ साथ मनी ऑर्डर के ट्रैप इन सब की सुविधा है। कई सेवाएं जैसे एक्सप्रेस पार्सल है, बिजनेस पार्सल है, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर है, इंटरनेट मनी ऑर्डर है, ई ग्रीटिंग जैसी सेवाएं भी हैं। और 1 सितंबर 2018 को इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत IPP की शुरुआत की गई, इंडिया पोस्ट। तो आज ये देश के ग्रामीण इलाकों तक पहुंच चुका है। और ग्रामीण इलाकों में अगर हम इंटरनेट की बात करें तो हर समय ये उपलब्ध नहीं है, तो जरूरत पड़ती है कि नहीं? बिल्कुल, डाक व्यवस्था की। और डाक विभाग ने कुछ शहरों में GIS यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग के जरिए डाक वितरण की पहल की शुरुआत भी की है। जी। और इतना ही नहीं, डाक विभाग आज म्यूचुअल फंड की रिटेलिंग, डाक जीवन बीमा और बैंकिंग क्षेत्र तक अपने पैर पसार चुका है। और जो हम बायोमेट्रिक्स की बात करते हैं, यानी कि जो हम आधार कार्ड की बात करते हैं, उसमें कोई फेरबदल करना हो तो डाक विभाग की शरण में हमें जाना पड़ता है भाई। तो सब विभाग की अपनी बातें होती हैं, काम होता है। ये बात अलग है कि एक सामान्य जन की अगर हम बात करें और रोजमर्रा की जिंदगी में अब उतना हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अभी भी वो लाल डिब्बा देखकर अच्छा बहुत लगता है कि नहीं मनु गौड़िया? बिल्कुल बिल्कुल बुआ जी। और जो वो चिट्ठियों का जो मजा था ना, कहना चाहिए कि वो चिट्ठियां जो थी वो अलग ही भाव, मतलब उसको पढ़ने में जो आनंद आता था वो फोन में बात करने में नहीं आता ना। हालांकि तो लिखना चाहिए ना भाई। देखो ये दिन मनाने का यही है कि एक चिट्ठी आप लिखिए, देखिए कितना मजा आता है, कितनी अच्छी अच्छी उसमें बातें होती थी, बड़े अच्छे से मौसम आदि के बारे में जानकारी दी जाती थी, फिर छोटी छोटी बात भी लिखा जाता था। अभी बहुत सारी बात हम सोचते हैं, लेकिन फोन पर जब बात करो तो भूल जाते हैं, अरे ये तो बताया ही नहीं है ना। तो ऐसा भी होता है। और कलम लेकर वो लिखना बहुत एहसास अलग ही होता था। वैसे भी कहते हैं ना, खत पढ़ लो तो लगता है आधी मुलाकात हो गई। बिल्कुल। तो आधी मुलाकात तो हो जाती है खत पढ़कर, और हमारा कार्यक्रम भी थोड़ा सा और रोचक बन जाता है जब हम गीत सुनते हैं। जी। डाकिया डाक लाया, 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 डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया।
भतीजे की साली की सगाई है, वो आती पूर्णमासी को करार पाई है। मामा आपको लेने आते मगर मजबूरी है, बच्चों समेत आना आपका जरूरी है। दादा तो दादा तो गुजर गए, दादी बीमार है, नाना का भी 13वां आते सोमवार है। छोटों को प्यार देना, बड़ों को नमस्कार, मेरी मजबूरी समझो कारट को तार। शादी का संदेशा तेरा है सोमनाथ लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया। बाबू क्या री 6 महीना हुई गवा, खत नहीं लिखेंगे। खतो नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं? बस जल्दी से अभी का लिख दो ना। बिरहा में कैसे कैसे काटू रतिया, बिरहा में कैसे कैसे काटू रतिया। सावन सुनाए भरी भीगी भीगी बतिया, अग्नि की बूंदों में जले जले बावरिया। ओ नौकरिया छोड़ के तू आजा ना सांवरिया, आजा रे सांवरिया आजा, आया बैसाख आया। ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक। सचमुच लाया क्या डाक? आई क्या डाक? बिल्कुल डाक आई ऐसे ही हम है। इंतजार करते थे। वो डिब्बा घर में बनता था, जब अगर वैसा घर है खुद बनाया गया है तो उसमें लोग बनवा लेते थे लेटर बॉक्स, है ना। आगे उसमें छोटा सा छज्जा भी बनवाते थे, मतलब कि उसमें बारिश का पानी ना जाए। अंदर एक पल्ला भी लगा होता था, उसमें बंद किया जा सके ताकि, या अलग से तरह तरह के लकड़ी के टीन के डिब्बे आते थे जो लोग अपने घर के दरवाजे पर लगाते थे क्या कि बात इसमें है। चिट्ठी डाकिया साहब डालकर जाएंगे, है ना। वैसे ही एक डाक जो है मुल्ला जी की जी। श्रोता लिखते हैं कि खत लिखना और लाल कलर का डिब्बा में डालना मजा ही कुछ और था। वो दिन चला गया। कभी कभी थोड़ा कुछ लिखना होता है तो खत लिखता हूँ, ज्यादा लिखना अंतर्देशीय पत्र लिखना पड़ता है। इसमें हम घर के सभी संयुक्त कुटुंब में आनंद से रहते थे, इसलिए सभी के बारे में लिखना पड़ता है। कुत्ते, बिल्ली, कबूतर सभी के बारे में लिखना पड़ता था। तो ये बात बिल्कुल सही है। हम लोग लिखते थे कि भाई आजकल हमारी बिल्ली थोड़ी तकलीफ में है, या कुत्ता खाना नहीं खा रहा है, ये सब भी लिखा जाता था। आजकल चिड़िया जो है दाना खाने नहीं आती है, या कभी अम्मा सो रही हैं तो चिड़िया जो है वो चूं चूं करके पूरे कमरे में हंगामा करती है। तो ये सारी चीजें विस्तार से लिखी जाती थी, बड़ा मजा आता था। हाँ। लगता था बिल्कुल चित्र खिंच गया है। ऐसे ही वैसे हमारे साथी ये लिख रहे हैं, किस मिट्टी के बने थे वे लोग जो बेसब्री से अपनों की चिट्ठी आने का इंतजार करते थे। पहले जब डाकिया चिट्ठी पत्र लेकर आता था तो वो पत्र ही नई चेहरे की खुशियां भी लाता था। वो पत्र ही नहीं लाता था बल्कि चेहरे की खुशियां भी लाता था। आजकल तो लोग छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ देते हैं। समय बदलता है, तस्वीर बदल जाती है और उसके बाद बस यादों में सिमटी धुंधली सी तस्वीर रह जाती है। कहाँ गए वो दिन, कहाँ गए वो खाकी वर्दी पहने डाकिया। तो एक बात देखो, इस बात से कितनी अच्छी सी एक बात और याद आ गई मन्नू भौरिया। जैसे इन्होंने लिखा ना कि वो प्रेम का पैगाम लाता था या खुशियां लेकर आता था। अब अगर हम बात करें जैसे आज के संचार माध्यम की बात कि हमने फोन कर लिया, लेकिन कभी सोचो कि किसी से बहुत ज्यादा मनमुटाव हो गया है ना। कारण कोई भी हो सकता है, हो ही जाता है जिंदगी में, ऐसे मौके आते हैं। तो अब आप कैसे बात करें? फोन करने की हिम्मत नहीं पड़ रही है आपको। तो ऐसे में जो पत्र है, डाकिया जो थे, यानी कि जो हमारा ये डिपार्टमेंट है वो बहुत काम करता था। फिर आप बड़े मजे से कागज पर अपने मन की सारे उद्गार जो होते थे वो उस पर लिख डालिए और उसको चुपचाप बंद करिए और पोस्ट कर देते थे। क्या बात है। और फिर वो बड़े प्यार से जाता था और बहुत सारे जो मनमुटाव की बातें हैं वो खत्म हो जाती थी। क्योंकि आपको न आवाज अपनी सुनानी पड़ रही है, न वो नंबर मिलाना पड़ रहा है। तो इस तरह से
काम हो जाता था। काम हो जाता था, बिल्कुल सही बात है। और इसी तरह से कई ऐसे काम जी। भी हैं बुआ जी, जो हंसकर अगर हम बोलें तो बोलो, हंसकर बोलो, हम हाँ, देखें होता है कि नहीं। हमको तो पता है, हम हंस के बोलेंगे तो आप हमारा काम कर ही देंगे। अभी नहीं हंस के बोलोगी तो तब सोचेंगे। तब सोचेंगे। अच्छा, पहले नहीं सोचेंगे, चलो ये बात भी सही है। जी जी। वैसे हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि क्या? हंसकर बात कहने की कला कहो या हुनर, उसे कहीं ढूंढने मुझे कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं। बचपन से ही मेरी बेटी के पास वो कला है। आहा। रूबरू हो या फोन पर बात करते करते बीच बीच में उसे हंसी आ ही जाती है। अच्छा। ससुराल गए आज 20 साल हो गए, वहां भी उनके पूरे परिवार के साथ हिल मिलकर ऐसे ही हंसी खुशी से बात करती है जैसे यहाँ करती थी, वैसे ही। ऐसी है हमारी हंसमुखी बिटिया। क्या बात है। देखो मन्नू बहुरिया केवल उन्होंने बातें लिखी उस बिटिया के बारे में, तो ऐसे लग रहा है कि कोई खिलखिलाता सा चेहरा सामने आ गया है ना। तो वाकई ऐसे जहाँ हंसी खुशी का माहौल रहता है तो पूरा वातावरण हल्का रहता है, बड़ा अच्छा रहता है। लेकिन ये जो मुस्कुराने की कला वाली बात हम लोग कर रहे हैं जी, वो कुछ अलग है ना। हाँ, मतलब विशेष अवसर पर उसको छोड़ना चाहिए। हाँ, हंसी की बुआ जी समझ गया। ये बात ये है कि जब आप बहुत व्यस्त हैं, कोई ऐसा काम जो आप नहीं कर पा रहे हैं सामने, या घर पे ही हो या ऑफिस की अगर हम बात करें, आप अपने काम में बहुत व्यस्त हैं, उस समय अगर कोई आपसे कहता है कि भाई ये काम कर दो, तो उस समय अगर आप मुस्कुरा कर ये बोलेंगे कि भाई 5 मिनट रुक जाइए, हम आपका काम कर देंगे बस, तो ऐसे में स्थितियां जो होती है ना बिगड़ती नहीं है, बन जाती हैं। मतलब सामने वाला भी सोचता है चलो ठीक है रुक जाते हैं, 5 मिनट क्या होता है। अच्छा ये जरा बताओ, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर, लेकिन वो विचार मतलब सोच रहे हैं हम कि अब बैठे हैं, हम बड़े परेशान हैं, एकदम झुंझुलाए हुए हैं, और कोई काम ऐसा है कि फंसा हुआ है, जैसे कोई मान लीजिए गणित का कोई सवाल जैसे फंस गया है, उसका आपको जवाब नहीं मिल रहा है, और ऐसे में कोई कहे तो आप कहोगे कि मन्नू बहुरिया ने कहा भैया मुस्कुरा के जवाब दो कि 5 मिनट बाद करेंगे। अभी यही नहीं पता कि 5 मिनट बाद हम कर पाएंगे कि नहीं जवाब दे पाएंगे, फिर क्या करेंगे? फिर तो सोचना पड़ेगा बुआ जी। तो तब आप तो ये बिना मुस्कुराए भी बोल सकते हैं ऐसा? हाँ, मतलब नाराज ना हो, ना झल्लाए नहीं। कहने का मतलब ये है कि भाई बात कहने का एक सलीका होता है, आप उसको मुस्कुरा के बोलें। अगर आपकी स्थिति वैसी नहीं है तो आप शांत रूप से बोल दें कि मैं करती हूँ थोड़ी देर में, या मैं कर पाऊंगी, जैसा भी है। या उससे भी ज्यादा अगर स्थिति 2-4 डिग्री और खराब है तो चुप रह जाइए, कुछ मत बोलिए, है ना। अब ठीक है, वो अगर समझदार होंगे तो समझ जाएंगे कि कोई ठीक है भाई स्थिति खराब है ना। थोड़ी देर बाद आएंगे, फिर पूछेंगे क्या हुआ, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगी, तब आपको सोचना पड़ेगा है भाई। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि ऐसी स्थितियां ऐसी बन सकती हैं। वैसे तुमने जो ये स्थिति बात कही कि ठीक है अगर आप बहुत व्यस्त हैं, परेशान हैं, और कोई कह रहा है तो आप मुस्कुरा के जवाब दीजिए, ये तो स्थिति हो गई कि प्रतिक्रिया की बात। लेकिन कहीं आप जैसे गए हैं, जैसे पार्किंग स्थल पर आप हैं, या कहीं किसी दरवाजा खुलवाना है, आप कोई हमारे सुरक्षा कर्मी खड़े हैं, तो उनसे अगर आपको कहना है दरवाजा खोलो, तो वहां पर आप थोड़ा सा मुस्कुरा के मुलायमियत से कहिए कि प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। ये बात भी मुस्कुरा के कहेंगे अगर आप, तो अच्छा लगेगा। एक वहां पर खुशी का वातावरण आप बना सकती हैं। हाँ, वैसे भी बुआ जी मुस्कुराता चेहरा बहुत ही अच्छा लगता है, बोलते हैं आकर्षक हो लगता है ना। तो मुस्कुराने में क्या है, अगर आप जैसे आपने बोला ना कि अगर आपका टेम्परेचर कम है जहाँ आप मुस्कुरा सकते हैं वहाँ मुस्कुरा ही दीजिए। ऐसे ही जैसे हमने बताया ना कि गाड़ी पार्क करना है आपको, या कोई ऐसी जगह पर है, या कोई सामान आप खरीद रहे हैं, तो थोड़ा मुस्कुरा के कह दीजिए कि नहीं भाई ये वाला आलू नहीं अच्छा लग रहा, थोड़ा सा अच्छा वाला छांट कर दो ना। तो ये मुस्कुरा कर भी कहा जा सकता है। ऐसा नहीं कि हम तो मानकर चलते हैं हम पैसे दे रहे हैं, इनका काम है काम करना, तो भाई दो। तो इसमें क्या मुस्कुराना, कौन सा मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है। या आप किसी टैक्सी से कहीं गए या ऑटो रिक्शा से कहीं गए, तो आप सोचेंगे ठीक है जितना पैसा हुआ उतना पैसा दे रहे हैं, हो सकता है हम 5 रुपए ज्यादा भी दे दें। तो ऐसे में हम थोड़ा सा अपने ऊपर गंभीरता और ओढ़ लेते हैं अक्सर कि क्या बात है, हमने तो भाई आज पैसा दिया है। तो ऐसा नहीं है। आप ये सोचिए कि अगर ये वाहन नहीं मिलता तो आप 10 रुपए 100 रुपए ज्यादा भी देते तो भी आप ये यात्रा नहीं तय कर सकते थे। तो ऐसे में अगर आप पैसा दे रहे हैं तो भी आप मुस्कुरा कर अगर उन्हें धन्यवाद दे दें कि धन्यवाद, तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको भी और उनका भी दिन बन जाएगा। बिल्कुल। और ऐसी एक बात हमारे श्रोता ने भी कही है कि हंसकर की गई बातें आपकी शान बढ़ाता है और हंसकर किया गया कोई काम आपकी पहचान बढ़ाता है। क्या बात। हंसकर देखने और देखकर हंसने में बड़ा फर्क होता है। कभी कभी नतीजे भी बदल जाते हैं और कभी कभी रिश्ते भी बदल जाते हैं। कुछ हंसकर बोल दीजिए, कुछ हंसकर टाल दीजिए। यूं तो जिंदगी में परेशानियां बहुत
है कुछ वक्त पर डाल दीजिए। वाह, सही बात है कि कोई परेशानी है तो उसे समय पर थोड़ा सा समय देंगे तो टल जाएगी। जैसे हमने कहा ना, अगर वाकई आप मुस्कुराने की स्थिति में नहीं है तो कोशिश करें कि आप खामोश रहें और समय का इंतजार करें। वैसे हमारी एक साथी ये लिख रही हैं कि भाई मुस्कुरा कर भाई देखने से तो प्यार हो जाता है, फिर क्या करें? आप लोग गाना तो ऐसा सुनाते हैं और कह रहे हैं कि मुस्कुरा के बात करिए, तो फिर क्या किया जाए? लेकिन हालांकि यही हमारे साथी लिख रहे हैं कि कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि हंसने से असरदार कोई दवा नहीं हो सकती, क्योंकि ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी मुश्किल जो है वो टाली जा सकती है। सिर्फ किताबी बातें नहीं बल्कि विज्ञान ने भी हंसने के कई लाभ बताए हैं। जैसे हंसना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे दिल मजबूत, दिमाग तंदुरुस्त और इम्यूनिटी को बढ़ावा मिलता है। आजकल की दौड़ भाग की ज़िंदगी में लोग अक्सर हंसना भूल जाते हैं, लेकिन अगर आपको स्वस्थ रहना है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो आपको हंसना ज़रूरी है। अच्छा तो यही है कि आपकी वजह से किसी को खुशी मिले। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात कही है उन्होंने। और इस अच्छी बात के साथ एक गीत सुन ले बुआ। हाँ बिल्कुल। बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। तेरे होंठ क्या है, गुलाबी कमल है। ये दो पत्तियां प्यार की एक गजल है। वो नाजुक लबों से मोहब्बत की बातें हमें को सुनाना गजब हो गया। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। कभी खुल के मिलना, कभी खुद झिझकना, कभी रास्तों पर बहकना मचलना। ये पलकों की चिलमन उठा कर गिराना, गिरा कर उठाना गजब हो गया। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। फिजाओं में ठंडक घटा बर जवानी, तेरे गेसुओं की बड़ी मेहरबानी। हर एक पेच में सैकड़ों में कदे हैं, तेरा लड़खड़ाना गजब हो गया। फूलों की रानी,
तेरा मुस्कुराना गजब हो गया, न दिल होश में है न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। भाई ये फूलों से हंसी सीख रहे हैं और वहीं पर एक जो श्रोता है ना बुआ जी, क्या वो ये लिख रहे हैं कि हंसकर बात करने की कला हमारी बुआ जी में बहुत खूब है। ऐसा? तो तुम लोग जो करती हो ना, क्या कहना चाहिए कि चलो ठीक है, करना पड़ता है। अब इन लोगों को नहीं पता है कि ये जो हमारी बहुरिया लोग हैं, बिटिया लोग हैं, वो क्या क्या करती हैं उसके पहले, फिर हमें मुस्कुराना पड़ता है। कभी कभी क्या पता है, ज्यादा गुस्सा हो तो भी मुस्कुरा लेना चाहिए। जी हाँ, तो ये गुस्सा भी थोड़ा कम हो जाता है। कम हो जाता है ना। हाँ, अच्छा देखो ना, जैसे कि हमारे एक साथी ने लिखा कि बिटिया की बात, तो केवल उसकी बात करके हम लोग कितने खुश हो गए। हाँ। और अक्सर ऐसा भी होता है कि ऐसे व्यक्ति जिसका फोन आता है और वो बड़ा खिलखिला कर हंसकर बात करता है, तो आप फोन उठाते ही मुस्कुराने लगते हैं, बिल्कुल, है ना। हाँ। या उसकी बात जब भी होती है तो सबके चेहरे पर एक मुस्कान सी आ जाती है। ये भी आपने महसूस किया होगा। तो कुछ ऐसा ही बना रहे तो कितना अच्छा है। बहुत अच्छा है। और वहीं पर एक श्रोता भी लिख रहे हैं बुआ जी की हंसी हंसी में बहुत कड़वी बात को कह जाना बहुत बड़ी कला है। ताने देकर बात कहना और क्रोध में कई बात का असर अलग होता है। किसी को अपने घर बुलाना हो तो गलत अंदाज में कई बात में असर बुरा होता है, पर हंसकर बड़ी से बड़ी बात को कहना एक बहुत बड़ी कला है। ये बात तो बिल्कुल सही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी कला है। और हमारे साथी ने वैसे तो लिख दिया कि हंसकर बात करने की कला बुआ जी से सीख रहे हैं। लिख रहे हैं कि पूनम जी कार्यक्रम में है, वो हरदम हंसते ही हंसकर मतलब कमेंट को पढ़ती हैं। हर श्रोता मंत्र मुग्ध होकर पूरा कार्यक्रम सुनता है। तो अब सब लोग मंत्र मुग्ध है, अब कोई बात सुन नहीं रहे होंगे। और आगे लिखते हैं कि आम जीवन में हम स्वयं उस आदमी को अधिक लाइक करते हैं जो खुश मिजाज होता है, जो किसी गम और दुख में हमें मन भारी करने से रोकता है, या उसे ही कोई तकलीफ है तो भी हंसी में टाल देता है। ऐसे लोग भुलाए नहीं भूलते। हम उनके जाने के बाद भी कहते हैं अमुक व्यक्ति बड़ा ही अच्छा स्वभाव का था, कितना हंसता और हंसाता रहता था, अब याद आता है। हाँ, बिना बात के हंसने वाले खुद ही हंसी के पात्र बन जाते हैं और समाज में उन्हें सम्मान नहीं मिलता। तो भाई ये भी देखना है बुआ जी कि कहाँ पर हंसना है, कहाँ पे मुस्कुराना है, कहाँ पे नहीं। हालांकि जो हमारा विषय था कि हम अगर व्यस्त हैं किसी काम में तो किस तरह से अपने आप को आप बचा सकते हैं कहने का मतलब आप उन बातों को कैसे मुस्कुरा कर टाल सकते हैं, ये कला आनी चाहिए। लेकिन भाई ऐसा है कि ये तुमने कह तो दिया, हमारा विषय ये था, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप जब हर वक्त मुस्कुराते रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तभी उस समय भी ये कर पाएंगे। बिल्कुल, ये आप निश्चित नहीं कर सकते यहाँ मुस्कुराना और यहाँ नहीं मुस्कुराना है। तो जब समग्र रूप से आप अपना व्यक्तित्व वैसा बनाते हैं तब होता है, और यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा एक अंतराल मुस्कुराते हुए। तो अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है। मुस्कुराइए, फिर हमारे साथी नहीं नाराज होंगे कि अंतराल क्यों लिया मन्नू बौरिया ने, है ना। लेकिन भाई ऐसा है कि हमारे एक साथी ने वैसे बड़ी एक मजेदार सी बात चिट्ठी से जुड़ी हुई ली है कि बुआ जी मजा तो तब आता था जब कोई बैरंग चिट्ठी भेजता था और डाकिया चिट्ठी देने के बदले पैसे मांगता था, तब हम इस बात पर बहुत हंसते थे। अच्छा, कभी कभी ये भेजा भी जाता था क्योंकि वो चिट्ठी पहुंचती जरूर थी।
क्योंकि पैसे लेने होते थे, और डाक विभाग को भी, क्योंकि उन्होंने तो पूरा काम किया है, हाँ। है ना। और उसमें अगर 15 पैसे का टिकट लगा था तो वो नहीं लगा है, और जहां पर पहुंचती है चिट्ठी वहां पर वाले को 30 पैसे देने पड़ते थे, यानी दुगना। दुगना जी। तो ये ऐसा तो होता था, पहुंचाया जाता था। हाँ, तो अक्सर ये होता था कि बहुत जरूरी जब हो तो हम लोग टिकट नहीं भी लगाते थे। अच्छा, ऐसा भी होता था। तो निर्भर करता है कि वो जरूरी की वजह से या तंग करने की वजह से, तो ऐसे ही बात जो है लागू होती है हंसने हंसाने पर भी, है ना। हाँ बिल्कुल। कि जैसे तुम कह रही हो मुस्कुरा के, तो सब जगह मुस्कुराएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, बिगड़ भी सकता है ना। हाँ, सोच रही हो ना आप, कहेंगे हमने ये तो सोचा ही नहीं था बुआ जी। बिल्कुल नहीं सोचा था हमने। तो भाई जैसे हमारे साथी ने लिखा ना कि अगर आप हंस के कहते हैं या गलत जगह मुस्कुराते हैं तो आप हंसी का पात्र बन जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। या बिना बात के मुस्कुराते हैं, इन्होंने लिखा है। तो ऐसे ही अगर आप किसी और पर मुस्कुरा रहे हैं, उसकी बात पर मुस्कुरा रहे हैं, आप मुस्कुरा कर नहीं कह रहे हैं बात, किसी की बात पर अगर आपने हंस दिया और उसका अंदाज अगर अलग है, तो आपने इसका मतलब कि उसका मजाक बना दिया या उसका परिहास कर दिया, है ना। यानी कि सोच समझ कर, मतलब बातों को समझ कर हंसना है जी। ऐसा नहीं कि कहीं भी मुस्कुरा दिया, बिल्कुल नहीं। तो वो गलत भी हो सकता है, बिल्कुल गलत हो सकता है, बिल्कुल बात ध्यान में रहेगी बुआ जी। लेकिन देखो एक बात है कि अगर आप मन से खुश हैं और आप जैसे एक व्यक्तित्व अपना बनाना चाहिए, गढ़ना चाहिए, और एक अच्छा दिल से साफ अगर आप हैं और आप चीज़ों को अच्छे ढंग से लेते हैं और आपके मन में है कि आप किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते हैं, तो शायद ये हादसा कभी होगा ही नहीं जी, है ना। हाँ। और खुश रहने की, जैसे तुम अभी बता रही हो कि इससे मुस्कुराकर बात करें, उस ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर खुश रहने की आदत डाल लीजिए, मुस्कुराने की आदत डाल लीजिए, और तो इस तरह से खुद मतलब जब आप विषम परिस्थिति में भी रहेंगे तो भी आपके चेहरे पे मुस्कान आ ही जाएगी। बिल्कुल सही है। और बाकी तो बहुत समझदार है हमारे साथी, उन्हें पता है कब हंसना है कब नहीं हंसना है। और बुआ जी, जैसे कि आज सोमवार है, कथा सुधा का समय भी हो रहा है, हमारे श्रोता भी इंतजार कर रहे हैं, तो सुनते हैं कथा सुधा में विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी की कहानी ताई का पहला भाग। कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। आज कथा सुधा में हम जो कहानी लेकर आए हैं वो है ताई। कौशिक जी की लिखी कहानी ताई भाव प्रधान कहानी है, जो कि ताई रामेश्वरी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी में एक स्त्री के जीवन और उसके स्वभाव की विविधताओं को घटनाओं के माध्यम से चित्रित किया गया है। ताई कभी रूढ़िग्रस्त महिला के रूप में उभरती है तो कभी निसंतान माँ के दुख को ढोती हुई दिखाई देती है। कभी ईर्ष्या और घृणा की साकार प्रस्तर प्रतिमा बन जाती है तो कभी ममता के सागर में डूबती दिखाई देती है। तो आइए कहानी ताई संग हम भी भावनाओं के इस सागर में गोते लगाएं। ताऊजी मेरी बात सुनिए। ताऊजी सुनिए ना। ताऊजी, क्या आप हमें रेलगाड़ी दिला देंगे? कहता हुआ एक 5 वर्षीय बालक बाबू रामजी दास की ओर दौड़ा। बाबू साहब ने दोनों बाहें फैलाकर कहा, हाँ बेटा, ला देंगे। उनके इतना कहते कहते बालक उनके निकट आ गया। उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया और उसका मुख चूम कर बोले, क्या करेगा रेलगाड़ी? उसमें बैठकर भाई दूर जाएंगे, हम भी जाएंगे, चुनी को भी ले जाएंगे। अच्छा। बाबूजी को नहीं ले जाएंगे। क्यों? वो हमें रेलगाड़ी नहीं ला देते हैं ना। ताऊजी, तुम दिला लोगे तो तुमको ले जाएंगे। और किसे ले जाएगा? बस, और किसी को नहीं ले जाएंगे। पास ही बाबू रामदास जी की अर्धांगिनी बैठी थी।
बाबू साहब ने उनकी ओर इशारा करके कहा। और अपनी ताई को नहीं ले जाएगा? बालक कुछ देर तक अपनी ताई की ओर देखता रहा। ताई जी उस समय तक कुछ चिढ़ी हुई सी बैठी थी। बालक को उनके मुख का वो भाव अच्छा न लगा, अतएव वो बोला, ताई को नहीं ले जाएंगे। ताई जी सुपारी काटती हुई बोली, अपने ताऊ जी को ही ले जा, मेरे ऊपर दया रख। ताई जी ने ये बात बड़ी रुखाई के साथ कही। बालक ताई के शुष्क व्यवहार को तुरंत ताड़ गया। बाबू साहब ने फिर पूछा, अच्छा सुन, ताई को क्यों नहीं ले जाएगा? ताई हमें प्यार नहीं करती। जो प्यार करे तो ले जाएगा। बालक को इसमें कुछ संदेह था। ताई के भाव देखकर उसे यह आशा नहीं थी कि वो प्यार करेंगी। इससे बालक मौन रहा। बाबू साहब ने फिर पूछा, क्यों रे, बोलता नहीं? ताई प्यार करे तो रेल पर बिठा के ले जाएगा। बालक ने ताऊजी को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया, परंतु मुख से कुछ नहीं कहा। बाबू साहब उसे अपनी अर्धांगिनी के पास ले जाकर उनसे बोले, लो रामेश्वरी, इसे प्यार कर लो तो तुम्हें ले जाएगा। तुम ही रेल पर बैठकर जाओ। मुझे ये सब तुम्हारी चुहलबाजी ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और मुझे नहीं जाना है। प्यार नहीं करोगी तो फिर रेल में नहीं बिठावेगा, क्यों रे मनोहर? बाबू साहब ने रामेश्वरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे को उनकी गोद में बैठाने की चेष्टा करते हुए बोले, क्यों रे मनोहर? मनोहर ने ताऊ की बात का उत्तर नहीं दिया। उधर ताई ने मनोहर को अपनी गोद से ढकेल दिया। मनोहर नीचे गिर पड़ा। शरीर में चोट नहीं लगी, पर हृदय में चोट लगी। बालक रो पड़ा। बाबू साहब ने बालक को गोद में उठा लिया, चूम कर पुचकार कर चुप किया और तत्पश्चात उसे कुछ पैसा और रेलगाड़ी ला देने का वचन देकर छोड़ दिया। बालक मनोहर भयपूर्ण दृष्टि से अपनी ताई की ओर ताकता हुआ उस स्थान से चला गया। मनोहर के चले जाने पर बाबू रामजी दास रामेश्वरी से बोले, तुम्हारा ये कैसा व्यवहार है? बच्चे को ढकेल दिया, जो उसे चोट लग जाती तो? अरे लग जाती तो अच्छा होता। और वैसे क्यों मेरी खोपड़ी पर लादे देते थे? आप ही मेरे ऊपर डालते हैं और आप ही ऐसी बातें करते हैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अच्छा, इसे खोपड़ी पर लादना कहते हैं? और नहीं तो क्या, और किसे कहते हैं? अब तुम्हें तो अपने आगे और किसी का सुख दुख सोचता ही नहीं। अब न जाने कब किसका जी कैसा होता है। तुम्हें इन बातों की तो परवाह ही नहीं, बस अपनी चुहल से काम है। क्या कह रही हो? अरे भाई, बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर तो चाहे जैसा जी हो प्रसन्न हो जाता है, मगर तुम्हारा हृदय न जाने किस धातु का बना हुआ है। तुम्हारा हो जाता होगा और होने को होता है। हाँ होता है। अरे मगर वैसा बच्चा भी तो हो। और फिर भला पराये धन से भी कहीं घर भरता है? यदि अपना सगा भतीजा भी पराया धन कहा जा सकता है तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहेंगे। बातें बनाना बहुत आसान है। अब तुम्हारा भतीजा है, तुम चाहे जो समझो, पर मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे तो भाग ही फूटे हैं। नहीं तो ये दिन काहे को देखने पड़ते। और तुम्हारा चलन तो दुनिया से निराला है भाई। आदमी संतान के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, पर तुम्हें इन बातों से क्या काम? रात दिन ये भाई भतीजों में मगन रहते हो बस। बाबू साहब के मुख पर घृणा का भाव झलक आया। उन्होंने कहा, पूजा पाठ व्रत सब ढकोसला है। अब जो भाग्य में ही नहीं है वो पूजा पाठ से कभी प्राप्त नहीं हो सकता। मेरा तो ये अटल विश्वास है। हाँ, इसी विश्वास ने सब चौपट कर रखा है। ऐसे ही विश्वास पर सब बैठ जाए तो काम कैसे चले? भला बताओ, सब विश्वास पर ही न बैठे रहें। आदमी काहे को किसी बात के लिए चेष्टा करे, प्रयास करे? हाँ? तुमसे बात करना भी ना। बाबू साहब ने सोचा कि मूर्ख स्त्री के मुंह लगना ठीक नहीं, अतएव वो स्त्री की बात का कुछ उत्तर न देकर वहां से टल गए।
बाबू रामजी दास धनी आदमी हैं, कपड़े की आढ़त का काम करते हैं, लेन देन भी है। इनसे एक छोटा भाई है, उसका नाम है कृष्णदास। दोनों भाइयों का परिवार एक में ही है। बाबू रामदास जी की आयु 35 के लगभग है और छोटे भाई कृष्णदास की आयु 21 के लगभग। रामदास जी निह संतान हैं। कृष्णदास के 2 संतानें हैं। एक पुत्र वही पुत्र जिससे हमारे श्रोता परिचित हो चुके हैं, और एक है कन्या। कन्या की वय 2 वर्ष के लगभग है। रामजी दास अपने छोटे भाई और उनकी संतान पर बड़ा स्नेह रखते हैं, ऐसा स्नेह कि उसके प्रभाव से उन्हें अपनी संतानहीनता कभी खटकती ही नहीं। छोटे भाई की संतान को अपनी संतान समझते हैं। दोनों बच्चे भी रामदास जी से इतने हिले हैं कि उन्हें अपने पिता से अधिक समझते हैं। परंतु रामदास जी की पत्नी रामेश्वरी को अपनी संतानहीनता का बड़ा दुख है। वो दिन रात संतान की ही सोच में घुली रहती हैं। छोटे भाई की संतान पर पति का प्रेम उनकी आंखों में कांटे की तरह खटकता है। रात के भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर रामजी दास शैया पर लेटे शीतल और मंद वायु का आनंद ले रहे हैं। पास ही दूसरी शैया पर रामेश्वरी हथेली पर सिर रखे किसी चिंता में डूबी हुई थी। दोनों बच्चे अभी बाबू साहब के पास से उठकर अपनी मां के पास गए थे। बाबू साहब ने अपनी स्त्री की ओर करवट लेकर कहा, सुनो, आज तुमने मनोहर को बुरी तरह ढकेला था कि मुझे अब तक उसका दुख है। कभी कभी तुम्हारा व्यवहार अमानुषिक हो उठता है। अब तुम ही ने मुझे ऐसा बना रखा है। अरे हाँ, अब देखो, उस दिन उस पंडित ने कहा था ना कि हम दोनों के जन्म पत्री में संतान का जोग है और उपाय करने से संतान हो सकती है। हाँ, उसने उपाय भी बताए थे, पर तुमने उनमें से एक भी उपाय करके नहीं देखा। बस तुम तो इन्हीं दोनों में मगन रहते हो, और तुम्हारी इस बात से रात दिन मेरा कलेजा सुलगता रहता है। अब आदमी उपाय तो करके देखता ही है ना, फिर होना ना होना भगवान के अधीन है। रामेश्वरी, तुम्हारी जैसी सीधी स्त्री भी क्या कहूं। तुम इन ज्योतिषियों की बातों पर विश्वास करती हो जो दुनिया भर के झूठे और धूर्त हैं, झूठ बोलने की ही रोटियां खाते हैं। तुम्हें तो सारा संसार झूठा ही दिखाई पड़ता है, और ये पोथी पुराण सब झूठे हैं। क्या बात है, पंडित कुछ अपनी तरफ से बनाकर तो कहते नहीं है। शास्त्र में भाई जो लिखा है वही वे भी कहते हैं। अब वो झूठा तो सब शास्त्र भी झूठे हैं ना। कैसे समझाएं? अरे जरा सा अंग्रेजी क्या पढ़ ली, अपने आगे किसी को गिनते ही नहीं है। अच्छा, जो बातें बाप दादे के जमाने से चली आ रही हैं उन्हें भी झूठा बताते हैं आप तो। तुम बात तो समझती नहीं, अपनी ही हांके जाती हो। मैं ये नहीं कह सकता कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है, संभव है सच्चा हो, परंतु ज्योतिषियों में अधिकांश झूठे होते हैं। उन्हें ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान तो होता नहीं। 2-1 छोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर ज्योतिषी बन बैठते हैं और लोगों को ठगते फिरते हैं। ऐसी दशा में उनकी बातों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? हाँ, ऐसी दशा में उन पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? सब झूठे ही हैं, बस तुम ही एक बड़े सच्चे हो। अच्छा, एक बात पूछती हूँ तुमसे, भला तुम्हारे जी में संतान का मुख देखने की इच्छा क्या कभी नहीं होती? हाँ, इस बार रामेश्वरी ने बाबू साहब के हृदय का कोमल स्थान पकड़ा। कुछ देर वो चुप रहे, तत्पश्चात एक लंबी सांस लेकर बोले, भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जिसके हृदय में संतान का मुख देखने की इच्छा ना हो? परंतु क्या किया जाए? जब नहीं है और न होने की कोई आशा ही है, तब उसके लिए व्यर्थ चिंता करने से क्या लाभ? इसके सिवा जो बात अपनी संतान से होती वही भाई की संतान से भी हो रही है ना। फिर वही रट लगाते हो। जितना स्नेह अपनी पर होता उतना ही इन पर भी है। जो आनंद उसकी बाल क्रीड़ा से आता वही इनकी क्रीड़ा से आ रहा है ना। फिर नहीं समझता कि चिंता क्यों की जाए। तुम्हारी समझ को मैं क्या कहूं, इसी से तो रात दिन जला करती हूं। भला ये बताओ, हाँ जरा सोच के बताना, ये बताओ कि तुम्हारे पीछे
क्या इन्हीं से तुम्हारा नाम चलेगा? हा? अरे क्या रामेश्वरी, तुम भी कहाँ की तुच्छ बातें ले आई। अच्छा, ये तुच्छ हो गई बात। नाम संतान से नहीं चलता, नाम अपने अच्छे कर्मों से चलता है। तुलसीदास को देश का बच्चा बच्चा जानता है, सूरदास को मरे हुए कितने दिन हो चुके। इसी प्रकार जितने महात्मा हुए हैं उन सब का नाम क्या उनकी संतान के बदौलत चल रहा है। बड़े ज्ञानी हो गए। सच पूछो तो संतान से जितनी नाम चलने की आशा रहती है उतनी ही नाम डूब जाने की संभावना रहती है। परंतु सुकर्मों से नाम तो बढ़ता ही है, घटने की आशंका रहती ही नहीं। अब हमारे शहर में राय गिरधारी लाल कितने नामी थे, उनकी संतान थी नहीं? हाँ, पर उनकी धर्मशाला और अनाथालय से उनका नाम अब तक चला आ रहा है। अभी न जाने कितने दिनों तक चला जाएगा। भाई, मेरे छोटे दिमाग में ये सब कुछ समझ में नहीं आता। बस इतना जानती हूं कि शास्त्र में लिखा है, जिनके पुत्र नहीं होता उनकी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति पर मुझे विश्वास नहीं है। अब ये मुक्ति है किस चिड़िया का नाम? यदि मुक्ति होना भी मान लिया जाए तो यह कैसे माना जा सकता है कि सब पुत्र वालों की मुक्ति हो ही जाती है? मुक्ति का भी क्या सहज उपाय है? ये कितने पुत्र वाले हैं, सभी को तो मुक्ति हो जाती होगी। इस पर रामेश्वरी निरुत्तर होकर बोली, अब तुमसे कौन बकवास करे? तुम तो अपने सामने किसी को मानते ही नहीं हो। बहस करना बेकार है। मनुष्य का हृदय बड़ा ममत्व प्रेमी है। कैसी ही उपयोगी, कितनी ही सुंदर वस्तु क्यों ना हो, जब तक मनुष्य उसको पराई समझता है तब तक उससे प्रेम नहीं करता। किंतु भद्दी से भद्दी और बिल्कुल काम ना आने वाली वस्तु को यदि मनुष्य अपनी समझता है तो उससे प्रेम करता है। पराई वस्तु कितनी ही मूल्यवान क्यों ना हो, कितनी ही उपयोगी क्यों ना हो, कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य कुछ भी दुख का अनुभव नहीं करता, इसलिए कि वो वस्तु उसकी नहीं, पराई है। अपनी वस्तु कितनी ही भद्दी हो, काम में ना आने वाली हो, नष्ट होने पर मनुष्य को दुख होता है, इसलिए कि वो अपनी चीज है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य पराई चीज से प्रेम करने लगता है। ऐसी दशा में भी जब तक मनुष्य उस वस्तु को अपना बनाकर नहीं छोड़ता अथवा हृदय में यह विचार नहीं कर लेता कि वो वस्तु मेरी है, तब तक उसे संतोष नहीं होता। ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम से ममत्व। इन दोनों का साथ चोली दामन का सा है, ये कभी पृथक नहीं किए जा सकते। यद्यपि रामेश्वरी को माता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि उनका हृदय एक माता का हृदय बनने की पूरी योग्यता रखता था। उनके हृदय में वे गुण विद्यमान और अंतर्निहित थे जो एक माता के हृदय में होते हैं, परंतु उसका विकास नहीं हुआ था। उसका हृदय उस भूमि की तरह था जिसमें बीज तो पड़ा हुआ है, पर उसको सींचकर और इस प्रकार बीज को प्रस्फुटित करके भूमि के ऊपर लाने वाला कोई नहीं। इसलिए उसका हृदय उन बच्चों की ओर खींचता तो था, परंतु जब उसे ध्यान आता था कि ये बच्चे मेरे नहीं दूसरे के हैं, तब उसके हृदय में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न होता था, घृणा पैदा होती थी। विशेषकर उस समय उनके द्वेष की मात्रा और बढ़ जाती थी जब वो ये देखती थी कि उनके पतिदेव उन बच्चों पर प्राण देते हैं जो उनके नहीं हैं। कथा सुधा के अगले भाग में हम जानेंगे कि भावनाओं के सागर में गोते लगाती इस कहानी में क्या होता है। क्या ताई के शुष्क हृदय में ममता रूपी प्रेम का दीपक जलेगा? सुनिएगा अगली कड़ी में। कथा सुधा में आज आपने सुनी सुप्रसिद्ध कथाकार विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी ताई। पात्र परिचय इस प्रकार है। ताई रामेश्वरी रेणु चतुर्वेदी, ताऊ रामजी दास जयंत पात्रिकर, बालक मनोहर प्रज्वल सिंह, सूत्रधार जी श्याम। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
भाई ये थी कथा सुधा और की कहानी, और सभी श्रोताओं जो थे उन्होंने बहुत, जैसे उनका इंतजार था वो खत्म हुआ। हाँ, लेकिन वैसे हमारे साथी ने लिखा भी है और ये बात भी सत्य है कि ये पुनः प्रसारण था। लेकिन फिर भी ये कुछ ऐसी कहानियां हैं जिन्हें बार बार सुनना अच्छा लगता है और हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लगा। जी जी। और बुआ जी मन्नू बहुरिया गाना सुनवा दो। हाँ बिल्कुल, देखा हम इतना मुस्कुरा के कह रहे हैं। ला 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 ला। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। अब आठ पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। पर उसकी एक झलक को हम है हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आँखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक भाई चांद के टुकड़े की बात हो रही थी तो मुल्तानी मिट्टी लगाने से बुआ जी चेहरा बड़ा चमक जाता है। हाँ। कैसे लगाना ये तो बताओ। ये मुल्तानी मिट्टी ले ले 2 चम्मच, 1 चम्मच चंदन पाउडर, गुलाब का जल जो है वो थोड़ी कुछ बूंदे ले लें। ये सारे पेस्ट को चेहरे पर लगाएं, 20 मिनट तक सूखने दें, उसके बाद पानी से धो लें। हाँ, लेकिन एक बात है कि तैलीय त्वचा हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। अगर ड्राई हो तो और ड्राई हो जाता है, दिक्कत होती है। तो उसके लिए शहद मिला सकते हैं, शहद मिला लें या दही मिला लें तो जो रूखापन है वो रूखापन नहीं होगा। वहीं एक हमारे श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि चेहरे पर लगाने से चेहरा चिकना मुलायम हो जाता है। स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए मुल्तानी मिट्टी को बहुत कारगर माना जाता है। इसे लगाने से पहले पानी में भिगो कर रखें। मुल्तानी मिट्टी बालों के लिए भी एक अच्छा प्राकृतिक मॉइस्चराइजर की तरह काम करती है। भीगी मुल्तानी को मिट्टी को कुछ देर बालों में अच्छी तरह से लगाकर छोड़ दें, कुछ देर पश्चात धो लें। इससे बाल चमकदार मुलायम होने के साथ साथ डैंड्रफ भी दूर हो जाता है। क्या बात है, मतलब इतने सारे गुण हैं जी। लेकिन बुआ जी अब वक्त हो चला है श्रोताओं से विदा लेने का। तो ये भी मुस्कुरा के कह दीजिए कि हम विदा लेते हैं। बिल्कुल विदा लेते हैं, तो दीजिए अनुमति मन्नो बहुरिया और प्यारी बुआ को और स्वीकार कीजिए नमस्कार।